आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जो चला तो देखिए सिर्फ 2 हफ्ते, पर उसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा जंग जिसकी गूंज आज भी इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स में सुनाई देती है। चलिए इस पूरी कहानी को 6 हिस्सों में समझते हैं। कैसे एक बटा हुआ मुल्क एक नए राष्ट्र के जन्म की वजह बना। तो ठीक है, इस मामले की जड़ तक चलते हैं। देखिए, इस पूरे संघर्ष की जो वजह थी वो एक बहुत ही अजीबोगरीब ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान एक देश, लेकिन 2 बिल्कुल अलग थलग हिस्सों में। जरा सोचे, एक देश लेकिन 2 टुकड़ों में, और इन टुकड़ों के बीच में है 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का भारतीय इलाका। एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान। अब देखिए, कहने को तो धर्म एक था, पर उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। भाषा अलग, कल्चर अलग और सियासी सोच तो एकदम जुदा। तो ये जो जमीन की दूरी थी ना, ये बहुत जल्द एक बहुत गहरी राजनीतिक खाई बन गई। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो शुरू से ही कह सकते हैं टिकने वाला नहीं था। इस स्लाइड पर नजर डालिए कि कैसे बस कुछ ही महीनों में लोकतंत्र का सपना एक बुरे ख्वाब में तब्दील हो गया। दिसंबर 1970 में चुनाव हुए, ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जीत गए, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर मार्च आते आते सड़कों पर टैंक थे। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता देने से इनकार एक क्रूर मिलिट्री एक्शन और फिर एक गृह युद्ध में बदल गया। और इस एक्शन का नतीजा था एक भयानक मानवीय संकट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 करोड़ लोगों की कहानियां हैं। परिवार उजड़ गए, घर-बार छूट गए, लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत आ रहे थे। तो भारत के लिए अब ये सिर्फ पड़ोसी का संकट नहीं रहा था, ये अब उसका अपना संकट बन चुका था। तो अब स्टेज सेट हो चुका था। एक तरफ पाकिस्तान था जो अपने मुल्क को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ भारत जो एक बहुत बड़े शरणार्थी संकट से जूझ रहा था। दोनों ही पक्षों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। यहाँ दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। भारत का प्लान बिल्कुल साफ था, ईस्ट में बिजली की तेजी से हमला करो, ढाका पहुंचो और बांग्लादेश को आज़ाद कराओ, जबकि वेस्टर्न फ्रंट पर सिर्फ डिफेंड करना है। लेकिन पाकिस्तान का सोचना था कि पूरब की हिफाजत पश्चिम से होगी। उनका प्लान था कि हम पश्चिम में इतना जोरदार हमला करेंगे कि भारत को अपनी सारी फौज उधर खींचनी पड़ेगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा जुआ था। और जैसा कि इन आंकड़ों में दिख रहा है, ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। भारत के पास न सिर्फ 2 गुने से ज्यादा सैनिक थे, बल्कि टैंक और लड़ाकू विमानों में भी जबरदस्त बढ़त थी। ये जो असंतुलन था, ये जंग के नतीजे में बहुत अहम साबित हुआ। ये जो कोट है ना, ये ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बेबसी को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। सोचिए, वो एक ऐसी आबादी से घिरे थे जो उनसे नफरत करती थी, एक ऐसी बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे जो हजारों किलोमीटर लंबी थी, और उनका अपने ही मुल्क के वेस्टर्न हिस्से से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। उनके लिए ये एक नामुमकिन लड़ाई थी। तो अब आते हैं जंग के सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, ईस्टर्न फ्रंट। यहाँ भारतीय सेना ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की रफ्तार से हमला का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण पेश किया। पाकिस्तान की डिफेंस प्लानिंग एक क्लासिक गलती थी। उन्होंने क्या किया कि अपनी सारी फौज बॉर्डर पर मौजूद किलों जैसे मजबूत शहरों में तैनात कर दी। उन्हें लगा कि इंडियन आर्मी आकर वहीं अटक जाएगी, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने अपने घर का जो मेन दरवाजा था, यानी राजधानी ढाका, उसे लगभग खाली छोड़ दिया। भारत की योजना बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने कहा, हम दीवारों से क्यों टकराएं, चलो इनके चारों तरफ से निकलकर सीधे इनके दिल पर हमला करते हैं। और दिल था ढाका। तो भारतीय सेना ने एक साथ कई दिशाओं से हमला बोला, पाकिस्तानी गढ़ों को बाईपास करते हुए, उन्हें पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। और इस हमले में भारतीय सेना के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया मुक्ति बाहिनी ने। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इंडियन आर्मी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। वो जमीन पर उनकी आंखें और कान थे। वो लगातार पाकिस्तानी सेना को परेशान कर रहे थे, उनके सप्लाई लाइंस काट रहे थे और भारतीय सेना को जरूरी इंटेलिजेंस दे रहे थे। अब आता है एक ऐसा मोमेंट जिसने सच में जंग का पासा ही पलट दिया। जब इंडियन आर्मी के सामने विशाल मेघना नदी आई और पुल टूटा हुआ था, तो किसी भी फौज के लिए ये एक फुल स्टॉप हो सकता था। लेकिन भारतीय सेना ने जमीन नहीं, आसमान का रास्ता चुना। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी की पूरी ब्रिगेड को नदी के पार उतार दिया। पाकिस्तानी डिफेंस तो बस देखती रह गई और ढाका का रास्ता एकदम साफ हो गया। तो संक्षेप में यही हुआ,
मजबूत किलों को बाईपास करना, नदियों को पार करने के लिए नए नए तरीके ईजाद करना और पैराट्रूपर्स की मदद से दुश्मन को चौंकाना, इन सब की वजह से भारतीय सेना हैरान करने वाली रफ्तार से ढाका पहुंच गई। पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ढह गया था। अच्छा, तो अब चलते हैं सब कॉन्टिनेंट के दूसरी तरफ, जहां पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा रणनीतिक दांव खेल रहा था। तो ये सवाल उठता है कि जब ईस्ट में इतना सब कुछ चल रहा था, तो वेस्ट में क्या हो रहा था, जहां पाकिस्तान अपना तुरुप का इक्का चलने वाला था? आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान का वो बड़ा हमला कभी हो ही नहीं पाया। ये लड़ाई एक ऐसी जंग में बदल गई जहां इंच इंच जमीन के लिए लड़ा जा रहा था, लेकिन कोई बड़ी जीत किसी के हाथ नहीं लगी। भारत का डिफेंसिव प्लान कामयाब रहा और पाकिस्तान का वो बड़ा जुआ बुरी तरह से फेल हो गया। पूर्व में भारत की तेज जीत और पश्चिम में पाकिस्तान की नाकामी, इन दोनों ने मिलकर युद्ध को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। 16 दिसंबर, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक मुल्क की मौत और एक नए मुल्क के जन्म का दिन है। उस एक दस्तखत के साथ ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया, बांग्लादेश पैदा हुआ और दक्षिण एशिया का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इस हार का पैमाना इस आंकड़े से समझिए, करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। ये वर्ल्ड वॉर II के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। ये पाकिस्तानी सेना की पूरी तरह से हुई हार को दिखाता है। ये जंग भले ही सिर्फ 13 दिन चली हो, लेकिन इसके जो नतीजे थे वो बहुत दूर तक जाने वाले थे, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नई शक्ल दी। देखिए, इस हार ने पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि वो पारंपरिक ताकत में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी सोच ने उसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ धकेला। दूसरी तरफ भारत एक रीजनल सुपर पावर बनकर उभरा, लेकिन अमेरिका के साथ उसके रिश्ते दशकों तक खराब रहे, जबकि सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस जंग ने वो बुनियाद रखी जिस पर आज भी इस इलाके की सियासत टिकी हुई है। और यही वो आखिरी सवाल है कि कैसे एक जंग जो मुश्किल से 14 दिन चली, उसकी विरासत आज 50 साल बाद भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों को और इस पूरे महाद्वीप के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को तय कर रही है। सोचने वाली बात है ना?